तो मोदी सरकार अब मंगलवार को अपना पहला रेल बजट जो है वो पेश करने के लिए जा रही है। जाहिर सी बात है, मोदी जी ने सपनों का सौदागर बनकर जनता से वोट बटोरे थे, तो ऐसे में बजट से उम्मीदें भी ज्यादा होंगी। 21वीं सदी का भारत 21वीं सदी जैसी रेल भी चाहता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि रेल मंत्री अपने बजट में लोक लुभावन बातों से बचते हुए सिस्टम को बेहतर बनाने और सुरक्षा पर जोर देने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण बहुमत में है यहां पर वो। तो लोक लुभावन फैसलों की बजाय कड़वी दवाई, जिसका जिक्र वो बार बार करते हैं, किराया पहले बढ़ा दिया है तो अब क्या कुछ कड़वी दवाई होगी, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए फंडिंग के इंटरनेशनल साधनों पर हाथ आजमाएंगे। पहले से ही इशारा कर चुके हैं कि विदेशी जो कंपनियां हैं वो भी रेलवे में अपना निवेश कर सकती हैं और कामकाज कर सकती हैं। मंगलवार को मोदी सरकार अपना पहला रेल बजट पेश करेगी। रेलवे पर नरेंद्र मोदी का जोर देखते हुए कई बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है। लंबे समय से तेज रफ्तार से रेल का सफर करने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये रेल बजट बुलेट ट्रेन की सौगात ला सकता है। सबसे पहले मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की घोषणा होने की संभावना है। इस सपने को पूरा करने के लिए पीपीपी मॉडल अपनाया जा सकता है। हाल ही में दिल्ली आगरा रूट पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन का कामयाब ट्रायल भी हुआ है। ऐसी संभावना है कि बजट में इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन की घोषणा की जाएगी। लोग बेसब्री से इसके ऐलान की उम्मीद कर रहे हैं। रेल किराया बढ़ने के बाद से ही लोगों में यात्री सुविधाओं में बेहतरी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। खुद रेल मंत्री पहले ही ये संकेत दे चुके हैं कि इस रेल बजट में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसलिए बजट में शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में ऑटोमेटिक दरवाजे, आग से बचाव जैसे सुरक्षा उपायों पर भी ऐलान मुमकिन है। साथ ही पुराने कोचों के बदले नए कोच लगाना, पुरानी पटरियों को बदलने और दूसरे सुरक्षा उपायों का भी ऐलान किया जा सकता है। रेल बजट में महिला सुरक्षा पर भी खास ध्यान होगा। हादसों को रोकने के लिए अनिल काकोडकर कमेटी के प्रस्तावों को मंजूरी मुमकिन है। रेल बजट को लेकर जिन घोषणाओं पर सबसे ज्यादा निगाहें होती हैं, वो यात्री सुविधाओं से संबंधित हैं। जानकारों का मानना है कि सभी राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस में वाईफाई कनेक्शन मुहैया कराना, शताब्दी एक्सप्रेस में छोटे टीवी स्क्रीन लगाना, स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म शेड बनाना, खाने के सामानों में गुणवत्ता लाने जैसी घोषणाएं इस रेल बजट का हिस्सा हो सकती हैं। कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने के लिए अमेठी में किसी बड़ी परियोजना का ऐलान भी हो सकता है। इसके अलावा रेलवे में एफडीआई की नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं खर्च कम करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाली रियायतों में कटौती का ऐलान भी संभव है। इस बजट से उम्मीदें इस बात को लेकर है कि रेलवे में व्यवस्था बेहतर होगी और रेलवे में व्यापक सुधार होगा। और अगर इस उम्मीद पर सरकार खरी नहीं उतरेगी तो न रेलवे के अच्छे दिन आएंगे और न ही रेल यात्रियों के। वीडियो जर्नलिस्ट देव चौबे के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए, और आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त पूर्व रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं। अधीर रंजन जी, किराया तो पहले से बढ़ा दिया है, एक लोक लुभावन फैसला नहीं था और कहीं ना कहीं हवाला दिया गया कि रेल घाटे में हो, और यूपीए सरकार का फैसला था जो चुनाव के मद्देनजर होल्ड पर था। अब एक आम आदमी कल अपने लिए क्या कुछ उम्मीद लगा सकता है इस रेल बजट से? देखिए, एक आम आदमी होने के नाते हम लोग चाहेंगे कि जब हम सफर करेंगे तो सफर में हमें सुरक्षा महसूस हो। सफर करते हुए हमें जो खाना मिलेगा उस खाने में गुणवत्ता रहे, खाने का मान अच्छा रहे और सही वक्त पर ट्रेन चले और पहुंचे। ये मोटा मोटी 2-4 चीजें ही आम यात्रियों मांगते हैं। हम सरकार से बड़ी कोई सर्ग नहीं मांगते। हम जो सुविधा मुहैया कराना चाहिए और जिस सुविधा मुहैया कराने के लिए हम पैसा देते हैं, मुफ्त में नहीं बल्कि हम टिकट खरीदते हैं, ऐसा कुछ मांगता नहीं यात्रियों ने, तो वो देना चाहिए, मैं समझता हूँ। बिल्कुल अधीर जी, ये सुविधाएं एक आम आदमी पिछले ना जाने कितने रेल बजट से मांग रहा था। आपने उस डिपार्टमेंट को गवर्न किया, आपने देखा क्या कुछ दिक्कतें आती हैं अभी भी हमारे सिस्टम में, क्योंकि ये बातें कि भाई नई रेल चलेंगी, बुलेट ट्रेन आएगी, सुरक्षा के लिए इतना फंड एलोकेट होगा, खाना सुधारा जाएगा, ये लगभग पिछले 10 साल से मैं अपने कानों से सुनती आ रही हूं। ये बातें हर रेल बजट में होती हैं, लेकिन जब मैं रेल का सफर करती हूं तो खुद भी अनुभव करती हूं कि ये वादे जो हैं 10% भी पूरे नहीं हो पाते हैं।
तो ऐसी क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या दिक्कतें क्या आती हैं, क्योंकि आप खुद एक रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं? देखिए, दिक्कतें ये है कि रेलवे में सबसे बड़ा बात है कि जो एम्प्लॉयज लोग हैं जिसको हम काम में लगाते हैं, इसका ऊपर सही ढंग से निगरानी रखना चाहिए। जैसे कि खाने की बात आज लाइए आप, खाने की गुणवत्ता लाने के लिए हमें तो कैटरिंग पॉलिसी जो अपनाए हैं, ये कैटरिंग पॉलिसी तो अपनाए हैं, लेकिन इस पॉलिसी को एग्जीक्यूशन करने के लिए, इसको जमीनी हकीकत में तब्दील करने के लिए जो मॉनिटरिंग सिस्टम है और जो लगाव होना चाहिए, जिस ढंग से इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, वो नहीं होते हैं। सारे रेलवे सिस्टम में बहुत बड़ा मतलब काम चोरी होते हैं, यानी कि सरकारी एम्प्लॉय जो है काम चोरी कर रहा है। और ऐसे में जो मोदी जी ने कहा कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो डेवलप करेंगे, तो आपको लगता है कि अच्छा सराहनीय कदम हो सकता है? देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये एक चालू बात हो गए हैं। ये तो पहले भी ये बात हम लोग कई दफा कहे हैं। अभी भी पीपीपी सिस्टम बाजार में है। ऐसा नहीं कि ये मोदी जी का सपने के दौरान हमें सुनने को मिलता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बात बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं। देखिए, यूपीए सरकार जब रेल की दफ्तर संभाले थे, तो हमारे ये जो संपर्क सरकार की कोई मजबूरियां था जी। लेकिन हम लोग जब खुद ये रेल मंत्रालय संभाले थे, तो हम देखा कि हाँ, कुछ किया जा सकता है, कुछ चुस्त दुरुस्त किया जा सकता है। अगर लगन से, सही ढंग से, सुधार की दृष्टि से अगर रेल को चलाने की कोशिश किया जाए, तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लाया जा सकता है। जैसे कि पहले रेल नेगेटिव में चलते थे, हम लोग आने का बाद इस साल में जो हम इंटरिम बजट पेश किया है, आप देखिए, मैंने 14,000 करोड़ रुपया हमें सरप्लस रखे हैं। तो मतलब ये है कि ड्राइवर, कौन सा ड्राइवर गाड़ी चलाता है, इसका ऊपर सारे कुछ निर्भर करता है। मैन बिहाइंड द मशीन कौन होता है, इसका ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। एक पीपीपी मॉडल, कोई प्राइवेट इन्वेस्टर, ये तरह तरह की बात बाजार में तो कहे जाते हैं, लेकिन ये असलियत, हमें इस असलियत क्या है, ये आम जनता को महसूस होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर इस तमाम तरह की दिक्कतें जो हैं यहाँ पर आती हैं। हमारे साथ सीके जाफर साहब भी, पूर्व रेल मंत्री, इस वक्त जुड़ रहे हैं बैंगलोर से। जाफर साहब, आपका स्वागत है न्यूज नेशन पर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर मोदी जी ने सपनों की रेल जो है वो दौड़ाई, और जिसकी वजह से आज दिल्ली की कुर्सी तक वो पहुंच गए हैं, लेकिन खुद आपने रेल मंत्रालय को संभाला है। आपको क्या लगता है, जो सब्जबाग उन्होंने चुनावी रैलियों में दिखाए थे, वो क्या मुमकिन है उन्हें अमली जामा पहनाना, कम से कम अगर हम रेल डिपार्टमेंट की बात करें? ठीक है जाफर साहब, अब तक आपकी आवाज पहुंच पा रही है क्या? हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब आवाज सुने आ रही है? जी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप रेल मंत्री रह चुके हैं पूर्व, तो क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? हर बार वादे किए जाते हैं, बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जाता है, रेल सिक्योरिटी के लिए हजारों करोड़ का फंड एलोकेट होता है, लेकिन फिर भी जमीन पर ट्रेन यूं ही डीरेल होती हैं, यूं ही हादसे होते हैं, खाने की क्वालिटी नहीं सुधरती, ट्रेन लेट भी आती हैं। दिक्कतें कहां हैं? देखिए, मैं रेलवे मंत्रालय में 9 साल काम किया हूं जी। पहले 4.5 साल इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में जी। मैं रेलवे राज्य मंत्री था, और नरसिम्हा राव के जमाने में मैं रेलवे का कैबिनेट मिनिस्टर रहा, वो भी 4.5 साल रहा। तो 9 साल मैंने रेलवे मंत्रालय में काम किया है। रेलवे जो आप कह रहे हैं, मुझे भी एक्सपर्ट से बताया था कि फास्टेस्ट ट्रेन फ्रेंच रेलवे है जी, और जापान रेलवे। बिल्कुल। मैंने दोनों जगह गया, पेरिस को भी गया और ओसाका भी को गया।
और दोनों सिस्टम को देखा हूं मैं, मगर मुझे करने में, कुछ कहने में आतंक नहीं है। भारतीय रेलवे बेस्ट रेलवे है। जी, बेस्ट कैसे आप इसको आंकते हैं? क्या सुधार की गुंजाइश आपको नहीं लगती क्योंकि है? अगर जी, क्योंकि जिस तरह से हादसे होते हैं, डीरेल होती हैं, लोगों को टिकट अवेलेबल नहीं होते हैं, ट्रेन आज भी यूं ही लेट चलती हैं, तो ये कैसे बेस्ट है? देखिए, रेलवे को आप जानना है तो आप बम्बई शहर जाइए और देखिए, बॉम्बे के लाइफलाइन रेलवे है। आप चर्च गेट पे जाके खड़ करके देखेंगे कितने हजार लोग आते हैं, कितने हजार लोग जाते हैं। तो इंडियन रेलवे सिस्टम से बेहतर सिस्टम मुझे और कोई लगता नहीं। चलिए, तो आप उसको अच्छा मानते हैं, क्या कुछ सुधार हो सकते हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे आपसे। यहाँ पे हमारे साथ विजय दत्त साहब भी इस वक्त रेल एक्सपर्ट हैं, उनकी नजर से देख लेते हैं। विजय दत्त साहब, खामियों की बात करें, यहाँ पे शायद जाफर साहब ने एक अच्छी बात कही है कि अगर आप देखें तो बहुत कुछ अच्छा भी है, लेकिन अगर देखें तो लगता है कि एक पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो ये सुनती आ रही है बुलेट ट्रेन आएगी, लेकिन बुलेट ट्रेन नहीं आ रही है। हम कहते हैं कि सिक्योरिटी जो है इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुई है। आज एक महिला के नाते अगर मैं कहूं कि रेलवे में तो आपको नहीं मिलते हैं कांस्टेबल्स जो होते हैं, जो होने चाहिए, या फिर आप वेटिंग रूम पे आप जाना चाहते हैं तो वहां पे आप अगर एक महिला रिटायरिंग रूम ढूंढने की कोशिश करें, आपको अपर क्लास के लिए मिलेगा, लेकिन महिला रिटायरिंग रूम नहीं है। तो क्या ये वर्ल्ड क्लास रेलवे है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। पहले तो मैं आपके माध्यम से एक रेलवे मैन होने के नाते अभिवादन करूंगा और धन्यवाद करूंगा कि हमारे जैसे प्रबुद्ध इको फ्रेंडली मीडियम को लोग यूज करना चाहते हैं। जी, पहले तो देखिए बजट की बात कर ले। एक ये सौभाग्य है देश का कि रेल जैसा माध्यम बजट प्रस्तुत करता है, लेखा जोखा करता है, और जहां पे सब्सिडी का फैशन है, एक ऐसा भी तंत्र है जिसमें कोई सब्सिडी नहीं है। रादर की रेलवे करीब 10,000 करोड़ जनरल बजट को कमा के देता है, जिससे जनरल बजट बनाया जाता है। लोडिंग जो मेन पैरामीटर है हमेशा बढ़ती रही है। देखिए 1100 मिलियन टन लोडिंग हो गई है जी। ऑपरेटिंग रेशियो जो अनुपात है, फिर भी रेलवे घाटे में क्यों है? नहीं, घाटे में कभी नहीं है। तो कहा तो यही जाता है कि रेलवे घाटे में जा रहा है, इसलिए हमको किराया बढ़ा दीजिए, माल भाड़ा बढ़ा दीजिए। इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जो लागत देश की है रेलवे में, उसका 6.25% जो करीब 10,000 करोड़ होता है, सरकार को वापस कर दिया जाता है, और वो जब से रेलवे बनी हमेशा होता रहा है। तो घाटे का तो प्रश्न नहीं। सरकार आज भी बॉन्ड जारी करती, 4% पे करती। रेलवे पे तो जितनी भी लागत आती है उसका 6.25% अलग कर दिया जाता है, जिसे हम लोग डिविडेंड कहते हैं। तो पहली बात, रेलवे घाटे में नहीं। लेकिन कमी कहाँ है? जी, सबसे बड़ी कमी यह है, देखिए आज रेल का किराया, विश्व में रेल का किराया और हवाई जहाज का किराया बराबर है, कहीं भी जाइए। भारत में रेल का किराया 1/15 से भाग दे दीजिए और बस के किराए से 1/3 कर दीजिए। अगर कहीं आपको 100 रुपए रेल बस से लगेगा तो 25 रुपया लगेगा। समस्या क्या है? आज हर आदमी रेल से जाना चाहता है, वो घुस नहीं पाता। क्यों नहीं घुस पाता? देखिए साहब, जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में 54,000 किलोमीटर की रेल थी, 80% लोग रेल का उपयोग कर पाते। आज कुल 64,000 किलोमीटर बन पाई सारे इतने, और तो ये इतनी और मेरी बात सुनिए, इसको कौन मानेगा? मैं बताता हूँ। और कुल 36% जा रहे हैं। समस्या क्या हुई? मुनाफा तो होता रहा, सब नेटवर्क एक्सपेंड नहीं हुआ। मतलब आज की तरह अगर आप प्रोपोर्शनल, जैसे भारत की आबादी 36 करोड़ थी, आज 120 करोड़ है, तो जो 54,000 किलोमीटर था 1.5 लाख किलोमीटर होना चाहिए था, कुल 65,000 किलोमीटर। 54,000 से सिर्फ हम 65,000 किलोमीटर पे आए। मैं इससे ठीक है जफर साहब से एक रिएक्शन लूंगी, क्योंकि एक अच्छी जानकारी यहाँ पर आप साझा कर रहे हैं। जफर साहब, हर कोई अपनी पीठ थपा देता है। आप कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास रेलवे है, लेकिन 54,000 किलोमीटर से हमारा जो नेटवर्क है सिर्फ 65 के करीब आ सका, जबकि जो आबादी है वो 120 करोड़ पहुंच गई। तो क्या ये नाकामी नहीं है? और इसकी तरफ बनस्पत नई रेलवे की जो ट्रेन है उनकी संख्या बढ़ाने और इस तरह की लोक लुभावन जो बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, वो करने के बजाय इस नेटवर्क को इंप्रूव करने पर ध्यान दिया जाता तो शायद आज बेहतर स्थिति में खड़े होते हम। हेलो जी जफर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे?